वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज 12वीं ब्रिक्स चोटी कॉन्फ्रेंस में करेंगे शिरकत। रूस कर रहा है कॉन्फ्रेंस की मेजबानी। वर्चुअल तरीके से मुनक़िद होगी मीटिंग। मरकजी वज़ीर कानून रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर बदनवानी मामले में कांग्रेस को बनाया तनकीद का शिकार। कहा, पहले बिना डील के कोई डील नहीं होती थी। कोरोना के खिलाफ सरकार के सख्त इक़दाम की मदद के बेहतर नताए जा रहे हैं सामने। मुल्क में कोरोना से रिकवरी रेट बढ़कर हुआ 94.24%। और वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड में बद्रीनाथ में की पूजा अर्चना। चमोली जिले में उत्तर प्रदेश सरकार के टूरिस्ट गेस्ट हाउस का रखा संगे बुनियाद। कहा, बद्रीनाथ धाम भारत की सनातन अकायद का है मरकज। आदाब, मैं हूं ज़ेबा शाह और अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज 12वीं ब्रिक्स चोटी कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। चोटी कॉन्फ्रेंस की मेजबानी रूस कर रहा है। मीटिंग वर्चुअल तरीके से मुनक़िद की जाएगी। ब्रिक्स की 12वीं कॉन्फ्रेंस के दौरान कसीर रुखी तरीक़ाकार में इसलाह के साथ आलमी पस मंज़र में ब्रिक्स ममालिक के माबैन ताउन और दीगर मुद्दों पर गौर किया जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आमंत्रण पर मंगलवार 17 नवंबर को 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। कोविड-19 की वजह से इस बार इस शिखर सम्मेलन को वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया जा रहा है। 12वें शिखर सम्मेलन की थीम वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और अभिनव विकास है। संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ की पृष्ठभूमि और कोविड-19 महामारी के बीच 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स देशों के नेताओं के बीच आपसी सहयोग और वैश्विक संदर्भ में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। सम्मेलन में कोविड-19 महामारी के प्रभाव को कम करने के उपाय, आतंकवाद के प्रति आपसी सहयोग, व्यापार, स्वास्थ्य और ऊर्जा सहित आपसी महत्व के अहम मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। सम्मेलन में भारत को 2021 के लिए ब्रिक्स की अध्यक्षता भी सौंपी जाएगी। 2021 में भारत 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इससे पहले भारत 2012 और 2016 में ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता कर चुका है। ब्रिक्स 5 उभरती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का समूह है। इसकी चर्चा साल 2001 में हुई। साल 2006 में ब्राजील, रूस, भारत, चीन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की सामान्य बहस के इतर विदेश मंत्रियों की वार्षिक बैठकों के साथ एक नियमित अनौपचारिक राजनयिक समन्वय शुरू किया। पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन वर्ष 2009 में रूस के येक्टेरिनबर्ग में हुआ। दिसंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका को ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया, जिसके बाद इस समूह को ब्रिक्स कहा जाने लगा। मार्च 2011 में दक्षिण अफ्रीका ने पहली बार चीन के सान्या में तीसरे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। भारत साल 2012 और साल 2016 में 2 बार इस सम्मेलन की मेजबानी कर चुका है। ब्रिक्स देशों की जनसंख्या दुनिया की आबादी का लगभग 40% है। ब्रिक्स देशों का वैश्विक घरेलू उत्पाद में हिस्सा लगभग 30% है। ब्रिक्स को महत्वपूर्ण आर्थिक इंजन के रूप में देखा जाता है। ब्रिक्स एक उभरता हुआ निवेश बाजार और वैश्विक शक्ति है। दुनिया की 3 बड़ी अर्थव्यवस्था चीन, भारत और रूस इसका हिस्सा है। ब्राजील लैटिन अमेरिका का अहम देश है जो ब्रिक्स का हिस्सा है। साउथ अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप का एक बड़ा देश है जो ब्रिक्स में शामिल है। ब्रिक्स देशों का 11वां शिखर सम्मेलन नवंबर 2019 में ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया में आयोजित किया गया था। ब्राजील में आयोजित 11वें शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स के सदस्य देशों ने व्यापार, नवोन्मेष, प्रौद्योगिकी और संस्कृति के क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत बनाने पर चर्चा की थी। पंजाब केसरी के नाम से मशहूर अजीम मुजाहिदे आजादी लाला लाजपत राय की आज बरसी है। लाला लाजपत राय एक ऐसे बहादुर मुजाहिदे आजादी थे जिन्होंने मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। मुल्क आज उनको सलाम कर रहा है और लाला लाजपत राय की बरसी पर मरकजी वजीर बराए इत्तलात और नशरियात प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट में उनको खिराज अकीदत पेश किया। प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट करके कहा कि पंजाब केसरी लाला लाजपत राय की बरसी पर उन्हें कोटि कोटि नमन। मरकजी वजीर कानून रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर बदनवानी मामले में कांग्रेस पर तनकीद करते हुए कहा कि पहले बगैर डील के कोई डील नहीं होती थी। हर डील में कांग्रेस लीडरों का नाम आता रहता है और डिफेंस डील में कांग्रेस लीडरों का नाम सामने आता ही है। ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर बदनवानी में 70 मिलियन यूरो की रिश्वत ली गई। उन्होंने कहा कि संजय भंडारी कौन है, इसका सच मुल्क के सामने आना चाहिए। गुज़िश्ता सरकार से संजय भंडारी का क्या ताल्लुक है, इसका भी सच सामने आना चाहिए। जब भी रंगों को देखो हमारे बारे में सोचो। इसको थोड़ा मैं बदल के रखना चाहता हूं
whenever you think of kickback in a military deal of defense, think of some Congress leaders. आजादी के बाद से चाहे जीप स्कैंडल हो या बोफोर्स हो या सबमरीन स्कैंडल हो या पिलाटिस प्लेन का डील हो, हावर्ड्सर डील हो या वीवीआईपी हेलीकॉप्टर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के लिए ऑगस्टा वेस्टलैंड का हो, बिना किकबैक के कोई काम नहीं और बिना कांग्रेस के नेताओं के उस किकबैक में कोई काम नहीं। इसको ऐसे पुटअप करें, नो डील विदाउट ए डील, नो कॉन्ट्रैक्ट विदाउट ए कट। बिना डील के कोई डील नहीं, बिना कट के कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं। और इन सब में कांग्रेस नेताओं का नाम आता रहता है। कोरोना के खिलाफ सरकार के सख्त इक़दामात की वजह से बेहतर नतायज सामने आ रहे हैं। वजारत सेहत और कुनबे बहबूद के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस वबा से मुतासर लोगों में से अब तक 82,90,370 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जिसके बाद मुल्क में रिकवरी रेट बढ़कर 94.24% हो गया है। मुल्क में कोविड से शरह अमवात घटकर 1.47% रह गई है। आज से 20 नवंबर तक क्वाड ममालिक के अफवाज के दरमियान होने वाले जंगी मश्क मालाबार 2020 का दूसरा मरहला शुरू हो रहा है। इस बार बहरे अरब में हो रही जंगी तैयारियों में बहरिया का एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य और अमरीकी बहरिया का एयरक्राफ्ट कैरियर USS शामिल हो रहा है। INS विक्रमादित्य और USS पर MiG-29 और F-18 फाइटर्स के साथ मुख्तलिफ जंगी मशकों को अंजाम दिया जाएगा। इस मश्क का पहला दौर 3 से 6 नवंबर तक खलीज बंगाल में मुनक़िद हुआ था। दूसरे मरहले में भी भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमरीका और जापान की बहरी अफवाज मुख्तलिफ मुश्किल जंगी मशकों में शामिल होंगी। दिल्ली के स्पेशल सेल ने जैश ए मोहम्मद के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार करके दहशतगर्द हमले की साजिश को नाकाम कर दिया है। दोनों दहशतगर्दों में एक जम्मू कश्मीर के बारामूला और दूसरा कुपवाड़ा का रहने वाला है। दोनों के पास से धमाका खेज अशिया बरामद की गई हैं। गिरफ्तारी के बाद खुफिया एजेंसी और स्पेशल सेल की मुश्तरका टीम उनसे पूछताछ कर रही है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने मंगल को उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम में खास पूजा की। उत्तराखंड में बर्फ पड़ने के सबब वज़ीर आला का दौरा एक दिन बढ़ गया। अयोध्या में दीपोत्सव का आलमी रिकॉर्ड बनाने के बाद उत्तराखंड पहुंचे वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने मंगल को भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करके सबकी बहबूद की दुआ की। वज़ीर आला ने बद्रीनाथ धाम में पूजा के साथ चमोली जिले में उत्तर प्रदेश सरकार के टूरिस्ट गेस्ट हाउस का संग बुनियाद रखा और भूमि पूजा की। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि पवित्र बद्रीनाथ धाम भारत की सनातन अकीदे का मरकज है। मुल्क और बैरून मुल्क से लाखों अकीदतमंद यहाँ आते हैं। उनकी सहूलत के लिए यूपी सरकार टूरिस्ट गेस्ट हाउस तामीर करवा रही है। वज़ीर आला ने उत्तराखंड में मजहबी अकीदे को एहतराम देने के लिए और सयाहत के इम्कानात को फरोग देने के लिए उत्तराखंड सरकार की कोशिशों की सताइश की। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच बहुत सारे विवाद पिछले 18-20 वर्षों से चले आ रहे थे। नए राज्य के बनने के साथ ही ये विवाद भी साथ में चले आए थे। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने अपनी रचनात्मक और सकारात्मक पहल से इन सभी समस्याओं का समाधान एक सम्यक रूप से करने में सफलता प्राप्त की है और आज इसी का परिणाम है कि हरिद्वार में अलकनंदा होटल जो उत्तर प्रदेश पर्यटन निगम का था, पिछले 19-20 वर्षों से विवाद था। उत्तर प्रदेश सरकार ने और उत्तराखंड सरकार ने आपसी सहमति के आधार पर तय किया कि अलकनंदा होटल उत्तराखंड सरकार को सौंपेंगे और उत्तर प्रदेश सरकार वहां पर उसी के बगल में एक नया पर्यटन आवास गृह भागीरथी के रूप में बनाएगा।
और आज वह हमारा लगभग पूर्ण हो चुका है। हरिद्वार कुंभ के पहले हम उसे जनता को समर्पित करेंगे। इसी क्रम में उत्तराखंड में पर्यटन की इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार अपना योगदान देगी। पर्यटन विभाग के द्वारा एक नए पर्यटन आवास गृह यहाँ पर बद्रीनाथ धाम में भी यह स्वीकृत किया गया है। पिछले लगभग 1 वर्ष से एक कार्यक्रम हमारा बन रहा था कि बद्रीनाथ में जाकर के इस कार्यक्रम का शुभारंभ होना चाहिए, लेकिन वैश्विक महामारी के कारण ये संभव नहीं हो पा रहा था। आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं यहाँ पर आपके बीच में उत्तर प्रदेश और देश की श्रद्धालु जनों की श्रद्धा का सम्मान करने के लिए इस पर्यटन आवास गृह के भूमि पूजन के कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ यहाँ पर आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। पुराणों में अहमियत की इस मरकज को फरोग देने के लिए उन्होंने वजीर-आजम के तई इजहार तशक्कुर करते हुए उत्तराखंड के वजीर-आला की तारीफ की। इस मौके पर वजीर-आला को उत्तराखंड के वजीर-आला ने तामीरी कामों की तफसील से मालूमात दी। उन्होंने कहा कि जल्द ही केदारनाथ धाम नई शक्ल में मुल्क और दुनिया के अकीदतमंदों के लिए तवज्जो का मरकज होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन और यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में केदारनाथ धाम का पुनरुद्धार का जो एक कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है, श्रद्धालु जनों का विश्वास इतने शीघ्र बहाल करने में यहाँ की सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो सफलता प्राप्त की है वो अभिनंदनीय है। मैं इसे बाबा केदारनाथ जी का आशीर्वाद मानता हूँ, उनकी कृपा मानता हूँ। और सचमुच मैं बहुत दिनों से सोचता था, जब भी मैं नियमित पूजा में बैठता था तो अक्सर मेरे पूजा के समय में मैं इस बात को देखता था कि इस धाम के दर्शन मुझे होते थे। और 2 दिन पहले ही मुझे उत्तराखंड सरकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बारे में कहा कि केदारनाथ धाम के अब शीतकालीन कपाटबंदी की कार्रवाई शुरू होने जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार को बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालु जनों के लिए एक यात्री विश्रामालय का, अतिथि विश्रामालय का निर्माण कार्य भी करना है। अगर ये दोनों काम एक साथ हो जाए तो दीपावली से का शुभ अवसर, मुझे लगता है कि इससे अच्छा दूसरा कोई शुभ मुहूर्त नहीं हो सकता था। और इसलिए आज मुझे यहाँ पर बाबा केदारनाथ के दरबार में आकर के उन्हें शीश नवाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तिब्बत सेहत अमित मोहन प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 1455 नए मामले सामने आए हैं और गुज़िश्ता 24 घंटों में ही 1338 कोरोना के मुतासरीन इलाज के बाद पूरी तरह सेहतयाब होकर डिस्चार्ज किए गए। अब तक रियासत में कोरोना मुतासरीन 4,84,692 मरीज इलाज के बाद सेहतयाब हो चुके हैं, जिसके बाद रियासत में रिकवरी रेट बढ़कर 94.24% हो गया है। कोरोना वायरस के संबंध में प्रदेश की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 1455 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 1338 है। अब तक कुल मिलाकर के जो लोग संक्रमण के पश्चात उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, उनकी संख्या बढ़कर के 4,84,692 हो चुकी है। और इस प्रकार प्रदेश में रिकवरी का प्रतिशत अब 94.24% है, 94.24%। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या
प्रदेश में 22,166 है। रियासत के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इत्तलात नवनीत सहगल ने बताया कि रियासत में सनती सरगर्मियों को तेज किया जा रहा है और रोजगार के नए मौके पैदा करने के लिए नई MSME इकाइयों को फरोग दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि रियासती सरकार रोजगार के मौके बढ़ाने के लिए कोशा है। प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को तेज करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। लगभग अब सभी औद्योगिक गतिविधियां पूर्णतः शुरू हो चुकी हैं। पुरानी इकाइयों को कार्यशील पूंजी की समस्या से निजात दिलाने के लिए बैंकों से समन्वय करके आत्मनिर्भर पैकेज में लगभग 4,37,000 इकाइयों को 10,850 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत कर वितरित किए गए हैं। इसी तरह से प्रदेश में रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए नई MSME इकाइयों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। उसके लिए जहां एक और नई इकाइयां स्थापित करने के लिए एक नया MSME एक्ट लाया गया है, जिसके अंतर्गत केवल सीमित मात्रा में प्रपत्र दाखिल करने पर MSME इकाई के स्थापना का मार्ग खुल जाता है और 1000 दिन तक किसी प्रकार की और अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। इस एक्ट के आ जाने से नई इकाइयों में वृद्धि हो रही है और बैंकों द्वारा उनसे समन्वय करके ऋण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। लगभग 6,30,000 अभी तक जो है इस वर्तमान वित्तीय वर्ष में 6,30,000 नई MSME इकाइयां प्रदेश में स्थापित हुई हैं। रियासत के नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने कटरा रामलीला कमेटी के प्रोग्राम में एक यादगारी मुजल्ले का इजरा किया और दानिश्वरों को एजाज से सरफराज किया। इस रिसाले में मजहब, सकाफत और फलसफे के मुख्तलिफ मौज़ूआत पर 41 दानिश्वरों के जरिए तहरीर किए गए तहकीकी मकाले शाया किए गए हैं। इस मौके पर उन्होंने रिसाले में शामिल तसनीफात के मुसन्निफों और दानिश्वरों को एजाज से नवाजा। इस मौके पर नायब वज़ीर आला ने कहा कि इस मुजल्ले में भगवान राम से वाबस्ता कई तहकीकी बातें लिखी गई हैं, जिससे आम लोगों को बहुत सारी मालूमात हासिल होंगी। इस किस्म के रिसाले बहुत कम देखने को मिलते हैं। उन्होंने प्रयागराज में शुरू होने वाले माघ मेले के बारे में कहा कि ये एक बहुत तारीखी और पुराणों में अहमियत का हामिल है। सरकार कोविड-19 के सभी ज़ाब्तों पर अमल के साथ मेले का इनेकाद करेगी। में एक जो विशिष्टता रही, बहुत बार स्मारिका आती है, उसका विमोचन हो जाता है, लेकिन उस स्मारिका के लिए जो बहुत सारे तथ्यात्मक जानकारियां उसके अंदर पिरोई जाती हैं, उससे संबंधित लोगों को सम्मान करने का काम भी साथ में हुआ है और इस प्रकार का काम होना चाहिए, क्योंकि जो प्रतिभाशाली लोग हैं वो शायद मैं समझता हूं कि अपेक्षा नहीं करती कि उनका सम्मान हो, लेकिन जब उनको हम लोग सम्मानित करते हैं तो हमें लगता है कि हमें भी सम्मान मिल गया। कटरा रामलीला कमेटी का जो इतिहास है महर्षि भारद्वाज आश्रम से जुड़ा हुआ है, तो हम लोगों के विचार हमेशा ये रहते हैं कि इलाहाबाद का सर्वांगीण, जो प्रयागराज का सर्वांगीण जानकारी जो धार्मिक स्थलों की है, लोगों को होती रहे। होता है क्या कि पुरातन काल की तमाम जो निर्माण धार्मिक स्थल हैं, ऐतिहासिक स्थल हैं, उनकी जानकारी प्रयागराज के लोगों को नहीं है। तो इस विचार से आते ही हम लोगों ने भारद्वाज ऋषि के महत्व को देखते हुए उस प्रकार के लेख आमंत्रित किए गए और इस पुस्तक में आप देखेंगे कि इस पूरी की पूरी रामलीला को जिस हिसाब से भारद्वाज जी ने पिरोया संजोया, भगवान राम यहाँ पे आए, उनके चरण पड़े, हम लोग जिस स्थल पे खड़े हैं भारद्वाज ऋषि का ही स्थल है ये। कौशाम्बी जिले के दौरे पर पहुंचे रियासत के नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य सबसे पहले अपने आबाई कस्बे सिराथू गए, जहां उन्होंने अपनी बुजुर्ग मां से मुलाकात की और उनका हाल मालूम किया, जिसके बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सिराथू और चायल के रुकन असेंबली समेत पार्टी जिला सदर और दीगर कारकुनों के साथ मीटिंग में तबादला ख्याल किया। डिप्टी सीएम ने जिला सदर और अराकीन असेंबली से पार्टी को मजबूत बनाने और बुलंदी पर ले जाने के लिए मेहनत करने को कहा। देखिए, हम लोग तो ये मानते हैं कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय बीमारी की तरह बन गई है और भाजपा तो कांग्रेस के खिलाफ पूरे देश में लड़ाई लड़ी, वो जीत चुकी है। अब कांग्रेस के जो साथ हैं वो आपस में लड़ रहे हैं और हमें लगता है कि जो देश की सेवा, प्रदेश की सेवा अच्छे से करेगा, जनता का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होगा, ताकि ये तो होना था जो हो रहा है।
लखनऊ से आए पोस्ट मास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव ने सुप्रिंटेंडेंट पोस्ट ऑफिस आजमगढ़ के मंतकी का मुआयना करने के बाद सहाफियों से कहा कि महकमा डाक जदीद टेक्नोलॉजी के साथ जहां कस्टमर फ्रेंडली खिदमत नाफिज कर रहा है, वहीं कोरोना वबा के दौर में डाक एहलकारों ने अपनी जान खतरे में डालकर कोरोना वॉरियर के तौर पर अपना अहम किरदार अदा किया। पोस्ट मास्टर जनरल के यादव ने कहा कि अब डाकघरों में भी कॉमन सर्विस सेंटर कायम किए जा रहे हैं, जिसमें एक साथ मरकज और रियासती सरकार की 73 खिदमत हासिल होंगी। एक दीगर खुसूसी खिदमत के तौर पर अब पेंशनरों को लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। घर पर बैठे ही डाकिये के जरिए बायोमेट्रिक डिवाइस से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। इसके लिए सिर्फ 70 रुपए फीस रखी गई है। बाद में उन्होंने कोरोना के दौरान महकमा डाक के जरिए दी जाने वाली बेहतर खिदमत पर तबादला ख्याल किया। तमाम जनहितकारी योजनाएं हैं, उससे हम लोगों को जोड़ सकें, ज्यादा से ज्यादा जो है अवेयर कर सकें। दो चीजें इसमें सबसे महत्वपूर्ण है जो डाक विभाग स्टार्ट कर रहा है। एक तो है कॉमन सर्विस सेंटर, जिसमें एक ही छत के नीचे केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न जनोपयोगी जो है 73 सेवाएं मिलेंगी। इसको आजमगढ़ और मऊ प्रधान डाकघर में आरंभ कर दिया गया है। इसे शीघ्र ही अन्य डाकघरों में भी ट्रेनिंग करा करके जो है आरंभ किया जाएगा। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि नवंबर और दिसंबर महीने में जो हमारे बुजुर्ग पेंशनर्स हैं, उन सभी लोगों को जो है कभी जो ट्रेजरी जाना पड़ता है, कभी बैंक जाना पड़ता है, कभी कंसर्न डिपार्टमेंट में जाना पड़ता है जीवित प्रमाण पत्र देने के लिए। तो अब उनको वहां पर जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि घर बैठे अपने डाकिया के माध्यम से वो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं और इसके लिए मात्र 70 रुपीज जो है चार्ज होंगे। और एक बार ये डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट डाकिया द्वारा जब बनेगा वो बायोमेट्रिक और माइक्रो एटीएम के माध्यम से, तो ये जो ऑटोमेटिक जो है एनआईसी सर्वर से पर अपलोड होगा, जहां से कंसर्न डिपार्टमेंट को जो है ये ट्रांसफर हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहरी रिहायशी स्कीम से बाराबंकी जिले के हजारों गरीब कुनबों की तरह ही गांधीनगर की लक्ष्मी, रमा देवी, नीलम और गंगा देवी ने अपने पक्के मकान का ख्वाब पूरा किया। ये लोग काफी बरसों से अपने कुनबे के साथ कच्चे मकान में जिंदगी गुजार रही थी, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म शहरी रिहायश स्कीम के जरिए आज पक्के और बैतुल खला वाले मकान में रह रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म रिहायश स्कीम से इस्तिफादा करके गांधीनगर के ख्वातीन वज़ीर-ए-आज़म की सताइश करते हुए उनका शुक्रिया अदा कर रही हैं। शहरी तरक्यात अथॉरिटी के प्रोजेक्ट अफसर सौरभ दुबे ने बताया कि पीएम शहरी रिहायश के तहत जिले में तकरीबन अब तक 10,890 कुनबों को मकान दिए जा चुके हैं और 4,290 मकानात की तामीर जल्द शुरू होने वाली है। मेरे आदमी मजदूरी करते हैं और मेरे लोगों के पास घर नहीं था सर, तो मेरा लोगों का सपना टीन डाल के छप्पर डाल के रहते थे। बरसात में बहुत तकलीफ होती थी, चूता बहता था सब, तो मेरा सपना था मेरे लोगों के भी मकान बन जाएं। तो मजदूर आदमी गरीब कमा कर कहाँ बनवा पाते, तो मोदी जी ने योजना निकाली है, आवास विकास कॉलोनी मिली तो बनवाया सर मैंने मकान। मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी जी बहुत ऐसे लोगों की मदद करते रहे। मैं एक झोपड़े में रहती थी जो मतलब बरसात में बहुत चूता था। मैंने बहुत परेशानियां झेली है। मेरा भी एक सपना था कि मैं भी एक पक्के मकान में रहूं और मोदी जी ने मेरा ये सपना पूरा किया है। भगवान करे हर गरीब आदमी की मोदी जी सुने और सबके सपने पूरे करें और साकार करें, सबको ये योजनाएं मिलती रहें और यही बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी को। पति पुताई का काम करते हैं। पहले मेरा घर एकदम खंडर था, कच्चा मकान था, छप्पर बना हुआ था। हम लोगों को बरसात में बहुत दिक्कत होती थी, पानी टपकता था, सोने के लिए दिक्कत होती थी। छोटे बच्चे हैं, उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ता था। अब हमको भी हमने ऐसा सोचा था कि कभी मेरा पक्का मकान बने, लेकिन कभी ऐसा हो नहीं पाया। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने हमारा सपना साकार किया, उन्होंने हमें आवास दिया और मेरा घर आज बना है। आज बरसात में हम और हमारे बच्चे आराम से सो पा रहे हैं। हम भैया बहुत गरीब रहन, कच्चा मकान हमरे रहे, सोवे टेम बरसात टेम बहुत दिक्कत जा रहे, सो नहीं रात भर पाते रहे। हम सोचे रहे हमरे कब मकान बने, कब हमारा परिवार आराम से रह पाए। और मोदी
ख्वातीन के खिलाफ जराइम रोकने और ख्वातीन को फौरी इंसाफ दिलाने के मकसद से कन्नौज में ख्वातीन हेल्प डेस्क शुरू की गई है। इस हेल्प डेस्क को शफाफ बनाने के लिए रियासती हुकूमत ने इसे मुश्तरका शिकायत तस्फिया तरीक़ाकार यानी IGRS से जोड़ दिया है। इसमें महिला हेल्प डेस्क नाम से अलग पोर्टल होगा जिस पर बराह रास्त मुतासरा ख्वातीन की शिकायतें दर्ज होंगी। ADM गजेंद्र कुमार ने बताया कि महिला हेल्प डेस्क में आने वाली शिकायतें अभी रजिस्टर तक महदूद रहती थी, लेकिन अब इन शिकायतों को पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा जिसकी आला अफसर मॉनिटरिंग भी करेंगे। उन्होंने बताया कि पहले तहसीलों की हेल्प डेस्क IGRS से जुड़ेगी, फिर थानों की। ऑनलाइन निजाम से शिकायतों का तस्फिया वक्त पर और हर हाल में करना होगा। समाधान किया जाता है। महिलाएं आती है और उनकी जो शिकायत होती है, जो उनकी समस्याएं होती हैं, उनको जल्दी से जल्दी उच्च अधिकारियों के पास पहुंचाया जाता है। इससे उन्हें मतलब अब न्याय के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ता और उन्हें सुगम न्याय की सुविधा उपलब्ध होगी। तो हेल्प डेस्क की महिलाओं के लिए एक बहुत अच्छी पहल है। अब इसे IGRS से भी जोड़ दिया गया है, तो ये उच्च अधिकारियों की मॉनिटरिंग में रहेगी और उन्हें जो न्याय मिलेगा, जो उनकी कार्रवाई होगी वो उच्च अधिकारियों तक होगी और मुख्यमंत्री तक ही उसमें रहेगी, मतलब वो जानकारी। शासन के निर्देशों के क्रम में एक खास बात, अब आप दूरदर्शन न्यूज उत्तर प्रदेश के समाचार बुलेटिन और हालात हाजिरा के प्रोग्राम हमारे YouTube चैनल DD News UP पर देख सकते हैं। इसके लिए आपको www.com/DD News UP पर लॉगिन करना होगा। और बात अब अपनी हिफाजत की, कोविड-19 से बचाव की और DD न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया की। देखते हैं क्या है ये पहल। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए DD न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढके। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। DD न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। और आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज 12वीं ब्रिक्स चोटी कॉन्फ्रेंस में करेंगे शिरकत। रूस कर रहा है कॉन्फ्रेंस की मेजबानी, वर्चुअल तरीके से मुनक़िद होगी मीटिंग। मरकजी वजीर कानून रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर बदनवानी मामले में कांग्रेस को बनाया तनकीद का शिकार। कहा, पहले बिना डील के कोई डील नहीं होती थी। कोरोना के खिलाफ सरकार के सख्त इक़दामात की मदद से बेहतर नतीजे आ रहे हैं सामने। मुल्क में कोरोना से रिकवरी रेट बढ़कर हुआ 94.24%। और वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड में बद्रीनाथ में की पूजा अर्चना। चमोली जिले में उत्तर प्रदेश सरकार के टूरिस्ट गेस्ट हाउस का रखा संगे बुनियाद। कहा, बद्रीनाथ धाम भारत के सनातन अकीदे का है मरकज। और आइए आखिर में एक जरूरी पैगाम, जब भी बाहर निकले मास्क साथ में होना जरूरी है। जेब या बैग में नहीं, बल्कि इस तरह से चेहरे पर लगाएं। अपने हाथ मुसलसल धोते रहें और 2 गज की दूरी भी बनाए रखें, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं।
इसी के साथ दीजिए इजाजत। आदाब।